हेलो सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? हाँ जी, तो आज हम कौन सा टॉपिक करने वाले हैं? आपका जो एक मिनट पहले यहाँ से इसको सेट कर लेते हैं। हाँ जी, आपका जो बीएड फर्स्ट ईयर का बीएड फर्स्ट ईयर का जो पेपर वन है, इसकी हमारी यूनिट 4 चल रही है। और आज हम इसके अंदर कौन सा टॉपिक करने वाले हैं? क्रैच का। क्रैच से तो आप सभी लोग समझते हो, क्रैच किसको कहा जाता है। देखो, आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में जो माता पिता है वो बहुत ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं, है ना। माता पिता बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं? व्यस्त हो जाते हैं, बिजी हो जाते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वो सुबह जाते हैं और जैसे 5 या 6 घंटे के लिए घर से बाहर जो माँ है वो रहती ही रहती है। तो फिर जब वो 5-6 घंटे के लिए घर से जो माँ बाहर रहती है, तो वो अपने छोटे बच्चे को जो कि अपनी देखभाल खुद नहीं कर सकता, जैसे मान लो 2 साल का बच्चा है, 1.5 साल का है, या 4 साल का है, या 6 साल का है, तो बच्चे को अकेला तो घर पर नहीं छोड़ा जा सकता। तो इसके लिए क्या किया जाता है? क्रैच का जो सिस्टम है वो अपनाया जाता है। यानी कि जो माँ है वो अपने बच्चे को क्रैच में छोड़कर चली जाती है, वहां पर बच्चे को खिलाया जाता है, पिलाया जाता है, ठीक है ना। तो बच्चा जो है वहां पर एकदम सेफ रहता है। जब माँ अपना काम पूरा करने के बाद, माँ नौकरी करती है, किसी बैंक में लगी हुई है, किसी स्कूल में लगी हुई है, या किसी ऑफिस में लगी हुई है, माँ अपना काम पूरा करने के बाद जब घर पर आती है तो वो क्रैच से अपने बच्चे को ले आती है और उसके बाद अपने बच्चे की देखभाल खुद कर लेती है। लेकिन 5 से 6 घंटे जब बच्चा क्रैच के अंदर रहता है, तो बच्चा किस प्रकार जो है वो क्रैच में रहता है, कैसे क्या क्रैच की विशेषताएं होनी चाहिए, क्या उसके अंदर कमियां होती हैं, कैसे हम उसे लाभ उठा सकते हैं, तो क्रैच के बारे में जो है आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो अब हम बात करते हैं कि क्रैच का मतलब क्या होता है। पहले आपको पता होना चाहिए कि क्रैच का मतलब क्या होता है। तो क्रैच का मतलब है, एक ऐसा फ्रेंच शब्द है। कौन सी भाषा का है? ये फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ होता है डे केयर। शब्द क्या है? क्रैच, CRECHE। शब्द क्या है? क्रैच। और एक फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका मतलब क्या होता है? डे केयर, यानी कि दिन के अंदर बच्चे की क्या करना? केयर करना। दिन में बच्चे की क्या करना? केयर करना। दिन भर देखभाल करना। जो कामकाजी माताएं होती हैं उनको काम पे जाने से पहले अपने छोटे बच्चे को ऐसी संस्था में छोड़कर घर जाना पड़ता है। बच्चा छोटा है तो जाना पड़ेगा, जहां पर उचित प्रकार से देखभाल हो सके, ऐसी जगह पर बच्चे को छोड़ेगी, तो ऐसी संस्था को ही क्या कहा जाता है? क्रैच कहा जाता है। क्योंकि माँ तो दिन भर घर से बाहर जा रही है, अब बच्चा छोड़े किसके पास? क्योंकि आजकल हमारे जो संयुक्त परिवार की प्रथा है ना, वो धीरे धीरे समाज से हट रही है, धीरे धीरे वो प्रथा बिगड़ रही है, एकल परिवार हो गए हैं। फिर नौकरी के चक्कर में तो माता पिता को शहर में जाना पड़ता है। अब बच्चा छोटा है, कोई घर में दादी ताई चाची नहीं है संभालने वाली, तो अब मम्मी करे क्या? उस बच्चे की माँ करे क्या? तो इसके लिए क्रैच का जो सिस्टम है वो समाज में चला कि जब दिन भर वो बच्चों को रखेंगे, उसके बदले में हमें क्या करना पड़ता है? कुछ पे करना पड़ता है। उसके बदले में हम लोग क्या करेंगे? कुछ पे करेंगे। इसे ही किसका नाम दिया जाता है? क्रैच का नाम दिया जाता है। ठीक है, अब देखो आगे हम बात करते हैं कि जो मैकमिलन डिक्शनरी है ना, मैकमिलन डिक्शनरी, उसके अनुसार एक ऐसा स्थान जहां पर शिशुओं और छोटे बच्चों की तब देखभाल की जाती है जब उनके माता पिता बिजी होते हैं, व्यस्त होते हैं। तब की जाती है जब उनके माता पिता बिजी होते हैं, उसको हम लोग क्रैच कहलाता है। ए प्लेस वेयर बेबीज एंड स्मॉल चिल्ड्रन आर लुक्ड आफ्टर वाइल देयर पेरेंट्स आर बिजी इज टर्म्ड एज क्रैच। उसको क्रैच कहा जाता है। क्रैच में बच्चों को बिस्तर सुलाने, जब छोटा बच्चा है वो सोएगा,
घंटा 1.5 घंटा खेल लेगा, उसके बाद बच्चा सो जाएगा। तो सुलाने के लिए बिस्तर होते हैं। मुफ्त चिकित्सा सहायता, फ्री। उसको क्या चिकित्सा, अगर बच्चे का जैसे कोई बच्चे को उल्टी आने लगी, या बच्चे को दस्त लग गई, लूज मोशन हो गई, या बच्चे को बुखार हो गया, तो वो बच्चे को जो चिकित्सा है ना वो फ्री प्रदान करते हैं। फिर जैसे खिलौने होते हैं, खिलौने, वो बच्चे को खिलौने भी दिए जाते हैं फ्री। प्रत्येक क्रैच में सर्दियों में रूम हीटर होता है और गर्मियों में रूम कूलर की या एसी की व्यवस्था होती है। क्रैच में क्या क्या होता है, बिस्तर होता है बच्चे के सोने के लिए। फिर बच्चे को कोई बुखार है, उल्टी है, दस्त है, जुकाम है, तो बच्चे को वहाँ दवाई भी फ्री दी जाती है। फिर बच्चे के लिए खिलौने भी होते हैं। गर्मी है तो फिर एसी या कूलर लगा होगा, और सर्दी है तो रूम हीटर लगा होगा। गैस स्टोव और फ्रिज आदि भी दिए जाते हैं। इंग्लिश माध्यम की एक नर्सरी भी इससे संबंधित होती है, मतलब यहाँ पर बच्चे को कुछ कुछ पढ़ाया भी जाता है। 3 से 5 वर्ष के बच्चों को लिखना और पढ़ना सिखाया जाता है। क्रैच में 3 महीने से लेकर 10 वर्ष तक के लड़के और 3 महीने से लेकर 12 वर्ष तक की लड़कियों को दाखिल किया जाता है। आयु का ध्यान रख लेना कि क्रैच के अंदर 3 महीने से लेकर 10 वर्ष तक के तो लड़के होते हैं, और 3 महीने से लेकर 12 वर्ष तक की जो लड़कियां हैं उनको दाखिल किया जाता है। कई क्रैचों में 8 वर्ष तक के बच्चों को ही दाखिला दिया जाता है, ज़्यादा बड़ों को नहीं दिया जाता। बच्चों के साथ माता पिता को ठहरने की अनुमति नहीं होती। यदि कोई दिन में 2 घंटे से अधिक खुलता है तो उसे रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। अगर आप 2 घंटे तक किसी बच्चे को रखते हो तो आपको अपना क्रैच रजिस्टर करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो क्रैच 2 घंटे से ज़्यादा खुलता है तो वहाँ पर उसको रजिस्टर करवाने की क्या होती है, ज़रूरत होती है। ठीक है, ये तो आसान से टॉपिक है, इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है, पर एग्जाम में आए तो आप अगर पढ़ा होगा तभी कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो क्रैच के चयन के लिए आवश्यक बातें, जैसे अगर आप एक माता पिता है और आप एक अच्छा क्रैच ढूंढ रहे हो अपने बच्चे के लिए कि बच्चे को क्रैच के अंदर उचित जो है वो देखभाल मिल जाए, तो एक अच्छे क्रैच के लिए आवश्यक बातें कौन कौन सी होती है। एक अच्छे क्रैच के लिए जो आवश्यक बातें हैं वो कौन कौन सी होती है। क्रैच में देखभाल करने वालों के शिष्टाचार, उनकी योग्यता, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, शैक्षिक योग्यता माना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी उनकी हमें पता होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन भी हमें उनकी पता होनी चाहिए। और पठन योग्यताओं की जांच करें कि उनका शिष्टाचार कैसा है, फिर उनकी शैक्षिक योग्यताएं क्या है और पठन योग्यताएं क्या है। क्रैच में एक समय में अधिकतम कितने बच्चे रहते हैं यह भी जाने। कहीं ये तो नहीं कि आप जहाँ अपने बच्चे को छोड़ रहे हैं वहाँ बम्पर बच्चे हैं, आपके बच्चे की तरफ ध्यान ही नहीं दिया जा रहा कि एक क्रैच में कितने बच्चे हैं, इसकी तरफ भी आपको देखना चाहिए। क्रैच में देखभाल करने वालों की संख्या कितनी है, यह जानना आपका अधिकार है कि आपके बच्चे को क्या दिया जा रहा है भोजन में, ठीक है ना, और आप क्या खिलाना चाहते हो सकता है वो आपके बच्चे को पौष्टिक आहार ना खिला रहे हो, ठीक है ना। फिर देखो क्रैच शुरू करने वालों को क्रैच शुरू करने के बारे में प्रेरणा क्या थी। आप पूछिए कि आप क्यों क्रैच शुरू आपने की, बिजनेस पर्पज से की, बच्चों की देखभाल के लिए की, आपका समाज सेवा का मोटिव था, क्या मोटिव था इसके अंदर। फिर स्वच्छता, भवन और आसपास का वातावरण कैसा है ये भी आपको देखना चाहिए कि क्या वहाँ साफ सफाई रहती है या नहीं। फिर आसपास का भवन कैसा है। फिर देखो क्रैच परिसर के अंदर मेडिकल सुविधा भी होनी चाहिए। देखभाल करने वालों को बेसिक होम नर्सिंग और प्राथमिक सहायता का ज्ञान होना चाहिए, फर्स्ट एड का उनको ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, और बेसिक होम नर्सिंग का उनको ज्ञान होना चाहिए। फिर बड़े क्रैचों के निकट अस्पताल और डॉक्टर की सुविधा भी आवश्यक है। जिस क्रैच का आप चयन कर रहे हो वह घर से कितना दूर है, क्या वहाँ कोई साधन है। सभी सुरक्षा उपायों का अनुसरण होता है, जैसे बच्चे को गिरने से बचाना, भवन से बाहर जाने से रोकना, सीढ़ियों पर जाने से रोकना। क्या क्रैच में सभी सुरक्षा के उपाय हैं कि बच्चे को जो गिरने से बचाएंगे, भवन से बाहर जाने से रोकना है और सीढ़ियों पर जाने से उनको रोकना है। कहीं बच्चों की पहुंच किचन तक तो नहीं, वहाँ सुरक्षा की पूरी सावधानियों पर अमल हो रहा है या नहीं, जैसे गैस, मिट्टी के तेल आदि से सुरक्षा। देखो आप अपने बच्चे को 5 से 6 घंटे के लिए छोड़ के जा रहे हो तो आपको इन सब बातों की तरफ ध्यान रखना चाहिए। बाथरूम और टॉयलेट आदि में सावधानियों का प्रयोग हो रहा है या नहीं हो रहा। ये जो क्वेश्चन है ये आप खुद से भी पढ़ सकते थे, लेकिन मैंने आपको क्यों करवाया,
कई बार इतना आसान क्वेश्चन आ जाता है और बच्चा उसको ये सोच के छोड़ देता है कि मुझे क्या पता क्रैच के बारे में मैं क्या लिखूं। अब यहां से आप, ये आसान है क्वेश्चन बिल्कुल, और इससे आसान प्रश्न क्या होगा। आप इसके जो पॉइंट्स है वो लिख दोगे और पहले क्रैच के बारे में बता दोगे कि क्रैच जो है वो क्यों चलाए गए। आपके 16 नंबर का बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनकर तैयार हो जाएगा और बिल्कुल आसान है। इस प्रश्न में कुछ भी नहीं है। अगर इसको ना समझाया जाए ना तो भी आप समझ लोगे बिना समझाए, लेकिन मेरा करवाने का उद्देश्य केवल यही था कि अगर मैं ना करवाती तो आप इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान नहीं देते। और बड़ा आसान प्रश्न है, अगर एग्जाम में आ जाता है तो आप ये प्रश्न जरूर करिए, क्योंकि इसके अंदर कोई ज्यादा टेंशनबाजी नहीं है। बाथरूम और टॉयलेट आदि में सावधानियों का प्रयोग हो रहा है या नहीं, ये भी आपने देखना है। बच्चा क्रैच में कहां पर विश्राम करेगा, विश्राम कहां पर करेगा, आराम कहां पर करेगा, ये भी आपको उस बात की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, क्या क्रैच स्टाफ प्रशिक्षित है, क्या एजुकेटेड है, क्या मतलब ट्रेंड है, वेल ट्रेंड, ठीक है ना। क्या क्रैच का जो स्टाफ है वो वेल ट्रेंड है, ये भी बात आपको देखनी चाहिए। क्या तुम्हारे बच्चे सुरक्षित है, खुश हैं, क्या बच्चे इकट्ठे खेलते हैं, बातें करते हैं, क्या क्रैच का स्टाफ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करता है या लड़ता रहता है, स्टाफ बच्चों की सुनवाई करता है कि बच्चे जो कहते हैं, क्या क्रैच स्टाफ बच्चों की सुनवाई करता है, क्या बच्चों के प्रयोग के लिए खिलौने काफी हैं, क्या बच्चों के अधिगम और मनोरंजन के लिए बहुत सी क्रियाएं आयोजित की जाती हैं। यह भी आपने देखना है कि बच्चे को अधिगम लर्न करवाने के लिए और बच्चे के मनोरंजन के लिए क्या जो बहुत सी क्रियाएं जो वहां पर आयोजित की जाती है या नहीं। तो ये हमारे 20 क्या हो गए, यहाँ पर हमें देखभाल करना है कि हमारे बच्चे के लिए क्रैच कैसा होना चाहिए। ये 20 पॉइंट है, तो आप इनको बिल्कुल आसान है, इनमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो आपको याद ना हो। फिर क्रैच के लाभ क्या होते हैं, एडवांटेज। आयु, क्रैच में आयु अनुसार खिलौने और अन्य सामान हो जाता है। जैसे 2 साल का बच्चा किन खिलौनों से खेलेगा, 4 साल के बच्चे के लिए खिलौने कौन से होने चाहिए, 10 साल के बच्चे के लिए कौन से होने चाहिए। तो फिर आयु के अनुसार खिलौने और अन्य सामान उपलब्ध हो जाता है क्रैच के अंदर। उसके बाद क्रैच में जो बच्चा है वो विश्राम कर सकता है और वहां पर उद्दीपन प्रदान करने वाला वातावरण मिल जाता है। क्रैच के अंदर बच्चा क्या करेगा, आराम करेगा, और जो उसको सीखने में मदद करे, उद्दीपन का मतलब क्या होता है, स्टिमुलस, आप अच्छी तरह समझते हो, जो उसको सीखने में मदद करेगा, ऐसा वातावरण उसको वहां मिल जाता है। क्रैच पर नजर रखना माता पिता के लिए आसान होता है। क्रैच पर नजर रखना माता पिता के लिए क्या होता है, आसान। बच्चों को क्रैच में डालने के बाद माता पिता की चिंता समाप्त हो जाती है। बच्चा क्रैच में अपने आयु वाले बच्चों के साथ अंतःक्रिया यानी कि इंटरेक्शन करता है और आत्मविश्वासी बनता है, ये लाभ है। ठीक है ना, बच्चा विश्राम कर सकता है, क्रैच पर नजर रखना माता पिता के लिए आसान होता है, माता पिता की चिंता खत्म हो जाती है, फिर अपने बराबर वाले बच्चों के साथ बहुत कुछ सीखता है वो। लेकिन इसकी कुछ हानियां भी है, क्रैच की कुछ हानियां भी होती हैं। अधिकतर क्रैच रजिस्टर्ड नहीं होते और वे निर्धारित मापदंडों का अनुसरण करते हैं, ना नहीं करते वे। क्रैच विशेष समय पर बंद हो जाते हैं, शिफ्टों में काम करने वाले के उपयोगी नहीं है। जैसे कोई क्रैच है वो कहेगा कि मैं तो जी सवेरे 9 बजे से 2 बजे तक ही खोलूंगा। अगर किसी महिला की ड्यूटी शाम के समय है तो फिर वहां पर दिक्कत हो जाती है। बीमार बच्चों से संपर्क हो सकता है, जिसके कारण हमारा बच्चा भी क्या हो सकता है, बीमार हो सकता है। जिस प्रकार की देखभाल आपके बच्चे को चाहिए कई बार क्रैच नहीं देता। कई बार आपके बच्चे के बीमार होने पर आपको छुट्टी लेनी पड़ सकती है या समांतर व्यवस्था करके रखनी पड़ेगी। बच्चा बीमार हो गया तो आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी, सीधी बात है। तो ये क्रैच के कुछ लाभ हैं, कुछ हानियां हैं, और क्रैच में जाते समय अपने बच्चे को भेजते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जब बच्चों आप इसको पॉइंट्स में लिखोगे ना, ये आपका 16 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। और कुछ नहीं है, कितना आसान प्रश्न है, और इससे आसान प्रश्न क्या होगा। हमने भी ये प्रश्न कितनी देर हुई है अभी, हमने ये प्रश्न 14 मिनट में कर लिया, 15 मिनट में लगा लो, 15 मिनट में हमने कर भी लिया ये क्वेश्चन। इसमें है ही नहीं कुछ। पहले अपने क्रैच के बारे में बताना है, हेडिंग डालो, क्रैच का अर्थ लिख दो। कामकाजी महिलाएं होती हैं, बच्चों को नहीं रख पाती, संयुक्त परिवार खत्म हो चुके हैं, एकल परिवार होते हैं, लिख दो। उसके बाद लिख दो क्रैच के अंदर क्या क्या बातें ध्यान देनी है आपको। फिर लिखो क्रैच के लाभ क्या है, फिर हानियां लिखो। 16 नंबर का बिल्कुल क्वेश्चन तैयार है। अरे 15 मिनट में तो हमने कर लिया, अगर इसको 2 बार पढ़ लिया ना तो हो ही नहीं सकता कि आपको ये क्वेश्चन ना आए।
अब हमारे पास टाइम तो पड़ा है, 15 मिनट ही हुए हैं, तो हम एक और प्रश्न इसी लेक्चर में करेंगे। एक तो हमारा क्रैच का हो गया, एक और क्वेश्चन मैं करवा दूंगी, 2 प्रश्न अपने एक लेक्चर में हो जाएंगे, और इसी के साथ ही आपका जो 4th यूनिट है वो खत्म हो जाएगी। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि आपका पहला पेपर मैंने पूरा करवा दिया, बस ये आपकी लास्ट जो है लेक्चर है पहले पेपर का। तो देखो आगे हम किसके बारे में बात करेंगे, आगे हम बात करेंगे द्वंद्व। देखो भाई, एक तो होता है द्वंद्व और एक होता है तनाव, ठीक है ना। ये कहता है कि द्वंद्व से हाँ जी, अब देखिए ये कहता है कि द्वंद्व से या तनाव से आप क्या समझते हैं। किससे? द्वंद्व से या तनाव से आप क्या समझते हैं, और इन दोनों के अंदर फर्क क्या होता है। द्वंद्व को आप अंतर द्वंद्व भी बोल सकते हो। द्वंद्व को आप अंतर द्वंद्व कह दो, चीज द्वंद्व एक ही बात है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। अंतर का मतलब होता है भीतर का द्वंद्व, और वैसे भी द्वंद्व का मतलब द्वंद्व ही होता है। तो द्वंद्व और तनाव, इन दोनों में क्या फर्क है, कैसे आप द्वंद्व और तनाव को समझ सकते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। द्वंद्व और तनाव को आप किस प्रकार समझते हैं। तो द्वंद्व और तनाव दोनों शब्द का अधिकतर प्रयोग किया जा रहा है, कि हम लोग द्वंद्व शब्द का भी प्रयोग करते हैं और तनाव शब्द का भी हम लोग प्रयोग करते हैं। इन दोनों शब्दों को एक दूसरे के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब कहते हैं मेरे को तनाव है या मेरे को द्वंद्व है, जिसको हम द्वंद्व को कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, और तनाव को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंशन बोलते हैं। तनाव जो टेंशन तो पहले पैदा होती है और इसके परिणाम स्वरूप द्वंद्व पैदा होता है। क्या कह रहा है कि हमारे माइंड में पहले टेंशन पैदा होती है। कोई भी देखो, जीवन के अंदर हजारों टेंशन है, कोई भी टेंशन है वो हमारे दिमाग के अंदर पहले पैदा होती है, और बाद में क्या पैदा होता है, बाद में द्वंद्व पैदा होता है। भाई बाद में क्या पैदा होता है, द्वंद्व पैदा होता है। तनाव एक चिंता है, चिंता की अवस्था, हमें तनाव हो गया, स्ट्रेस हो गया, टेंशन हो गई, चिंता हो गई भी किसी बात की। लेकिन द्वंद्व एक प्रकार की आक्रामकता है, ठीक है ना, एग्रेशन है। ये शाब्दिक और शारीरिक दोनों रूपों में संबंध है। अब तनाव तो क्या है, अब टेंशन हो गई तो हम चुपचाप बैठ जाएंगे, अपना कोई काम भी करेंगे तो भी दिमाग में टेंशन है, किसी से ज्यादा बोलेंगे नहीं, बताएंगे नहीं। कोई हमसे ज्यादा बात करेगा, हम कहेंगे अरे चुप हो जावे, मेरे को टेंशन हो रही है, मेरा नहीं मन कर रहा तेरे से बात करने को, सीधी सी बात है। अगला कहेगा क्यों, अरे मेरे टेंशन हो रही है उस बात की, मेरे पेपर की टेंशन है। कोई कहेगा मुझे पैसों की टेंशन है, मुझे फलाने के देने हैं। ठीक है। द्वंद्व एक प्रकार की आक्रामकता की स्थिति होती है जब व्यक्तियों के दो समूह खुलेआम एक दूसरे को गाली देते हैं या शारीरिक रूप से, मतलब थप्पड़ चट्टू मारते हैं, थप्पड़ मार दिया, मुक्का मार दिया, तो इसको द्वंद्व कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट का नाम दिया जाता है। जब दो व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह आपस में एक दूसरे को गालियां देते हैं, अपशब्द बोलते हैं, भद्दा बोलते हैं, या फिर मारपीट पर उतर आते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको द्वंद्व बोलते हैं। द्वंद्व का मतलब क्या होता है, झगड़ा, लड़ाई। द्वंद्व का मतलब ही झगड़ा होता है भाई। जो ये द्वंद्व शब्द है, द्वंद्व शब्द, इसका मतलब क्या होता है, झगड़ा होता है, झगड़ा, लड़ाई होती है। ठीक है ना। उसके बाद देखो, बोरिंग, लेग फील्ड तथा वेल्ड के अनुसार, किसके अनुसार, तीन का हमने नाम लिया, बोरिंग, लेग फील्ड और वेल्ड के अनुसार द्वंद्व वह अवस्था होती है जिसमें दो या विरोधी प्रेरणाएं उत्पन्न होती हैं जिन्हें एक साथ संतुष्ट करना या पूरा करना संभव नहीं है। मतलब दो व्यक्ति हैं, दोनों के विचार अलग अलग हैं, एक कुछ कहता है, दूसरा कुछ कहता है, तो दो विरोधी व्यक्ति एक दूसरे से भिड़ते हैं। दो जो विरोधी व्यक्ति हैं वो एक दूसरे से भिड़ते हैं, एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, या उनके फोर्सेस, प्रेरणाएं दोनों की अलग अलग हैं, जिन्हें एक साथ हम संतुष्ट नहीं कर पाते, जिन्हें हम एक साथ संतुष्ट नहीं कर पाते या संतुष्ट करना संभव ही नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग द्वंद्व बोलते हैं।
जिन्हें हम संतुष्ट नहीं कर पाते या संतुष्ट करना संभव नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? द्वंद्व बोलते हैं। 1 मिनट में पानी पी लूं, ठीक है। हाँ जी, ये कहते हैं कि द्वंद्व से क्या पैदा होती है? कुंठा, मन के अंदर विरोध पैदा होता है। अगर हमें द्वंद्व पैदा हो गया तो मन में एक प्रकार की क्या पैदा होगी? कुंठा होगी, विरोध पैदा होगा। और द्वंद्व के दौरान व्यक्ति कभी तो एक प्रेरणा से जुड़े प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर माना उसका जवाब देना, और कभी दूसरी, ये कोई जरूरत नहीं है, ये लाइन छोड़ो, वैसे भी आपको याद नहीं होगी। द्वंद्व और प्रतियोगिता का में संबंध कहता है कि द्वंद्व में और प्रतियोगिता में क्या संबंध होता है? दो के बीच में द्वंद्व है, झगड़ा है, या फिर आपस में उनकी प्रतियोगिता या फिर प्रतियोगिता है, जो कंपटीशन होता है। इन दोनों में फर्क क्या होता है? जब अलग अलग समूह, विभिन्न समूह किसी प्रतियोगिता में एक दूसरे के सामने आते हैं, तब उनकी रुचियों में द्वंद्व पैदा हो जाता है। इस प्रकार के द्वंद्व के परिणाम स्वरूप अंतर समूह तनाव पैदा होता है, फिर हिंसा जन्म लेती है। इंटर ग्रुप टेंशन होगी, यानी कि ग्रुप के अंदर टेंशन हो जाएगी, हिंसा, फिर हिंसा मारपीट जन्म लेती है। विभिन्न समूह में व्यक्तियों का प्रवेश विभिन्न कारणों से होता है, ठीक है ना, सारे मिलकर काम करते हैं, लेकिन ऐसी इकट्ठा की गई स्थिति में द्वंद्व की संभावना हमेशा जीवित रहती है। जैसे क्रिकेट की टीम में 11 खिलाड़ी हैं, सभी देश के लिए मिलकर खेल रहे हैं, पर कई बार टीम के भीतर आपस के अंदर खिलाड़ियों के बीच में द्वंद्व की स्थिति पैदा हो जाती है, लड़ाई झगड़े की, एक दूसरे की बातों को नापसंद करने की स्थिति पैदा हो जाती है, ठीक है। ऐसा द्वंद्व किसी एक व्यक्ति और एक समूह में हो सकता है, या फिर 2 से अधिक समूह में भी हो सकता है। आमतौर पर जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, वो नकारात्मक प्रभाव डालता है, सकारात्मक थोड़ी ना। लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद होगा, मारपीट होगी, तो कोई पॉजिटिव थोड़ी ना होगा रिजल्ट तो हमेशा क्या होगा? नेगेटिव ही आएगा, कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट कैसा आएगा? रिजल्ट हमेशा नेगेटिव ही आएगा, इस बात का। फिर देखो, द्वंद्व हमेशा बुरे होते हैं, मतलब इसका यह अर्थ नहीं होता कि द्वंद्व हमेशा बुरे होते हैं। हल्का सा द्वंद्व तो समूह की उपलब्धि निष्पादन में वृद्धि करता है। द्वंद्व से नए विचार उत्पन्न होते हैं, मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हो सकती है, और टीम की प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सकता है। जैसे एक खिलाड़ी ये सोचे अपने दूसरे खिलाड़ी को देखकर कि इससे बढ़िया खेलना है मेरे को, अब की बार एक ही टीम के अंदर हो सकता है मुझे इससे बढ़िया खेलना है, दूसरा सोचे किसी और को देखकर मुझे इससे बढ़िया खेलना है। लेकिन वो द्वंद्व जो है ना, इतना जबरदस्त नहीं होना चाहिए कि आपस के अंदर मारपीट गाली गलौज पर आ जाए। द्वंद्व ऐसा होना चाहिए कि बस आपस के अंदर जो आगे बढ़ाए, जो हमें क्या करे? आगे बढ़ाए, ठीक है। फिर देखो, जब किसी समूह की आवश्यकताएं और व्यक्तिगत आवश्यकताओं में मतभेद होता है तो द्वंद्व पैदा होता है। कोई भी समूह है, कोई भी ग्रुप है, और एक व्यक्ति है, जब उनकी आवश्यकताओं में, उनकी नीड के अंदर मतभेद होता है, उनकी आवश्यकताओं के अंदर क्या होता है? मतभेद होता है, तो कैसी स्थिति पैदा होती है? द्वंद्व की स्थिति पैदा होती है, ठीक है भाई। उसके बाद देखिए, हर समाज में 2 समूह तो जरूर होते हैं भाई, देखो ये तो नेचुरल सी बात है। कोई भी समाज है उसके अंदर 2 समूह जरूर होंगे। 2 समूह क्या होंगे? अवश्य होते हैं हर समाज के अंदर, जिनका आधार भाषा, व्यवसाय या धर्म होता है। जिनका आधार भाषा, व्यवसाय या क्या होता है? धर्म होता है, ठीक है भाई। 1 मिनट। इन समूह में द्वंद्व अक्सर शक्तिशाली होते हैं। द्वंद्व क्या होते हैं? अक्सर शक्तिशाली होते हैं। वर्तमान में इस प्रकार के द्वंद्वों की संख्या निरंतर बढ़ती चली जा रही है, और द्वंद्व युद्ध का रूप भी ले लेते हैं। द्वंद्व का मतलब ही झगड़ा होता है भी। द्वंद्व शब्द का जो मतलब है ना, वो झगड़ा ही होता है। द्वंद्व के कारण क्या क्या होते हैं? यानी कि आपस में जो द्वंद्व झगड़ा होता है, लड़ाई झगड़ा मारपीट, इसके जो कारण है वो कौन कौन से होते हैं? तो पहली बात तो है परिवार। पहला कारण परिवार होता है। द्वंद्व का एक सोर्स परिवार है। परिवार के सभी सदस्यों में भिन्नता जरूर होती है। अब ऐसे तो है नहीं कि परिवार में जितने जने होंगे सारे सेम ही विचारों के होंगे।
अलग अलग विचारों के भी होते हैं, ठीक है। तो परिवार के जो अंदर है वो भिन्नता अवश्य होती है। इनके कारण भी क्या पैदा होते हैं, द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। आमतौर पर बच्चों का किशोरावस्था तक का सफर आराम से कटता है, लेकिन जब किसी व्यवसाय में जाएंगे तो विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। किशोरावस्था तक तो आराम से घर में रहेंगे, लेकिन जब किसी व्यवसाय में जाएंगे तो उन्हें अलग अलग समस्याओं का जो सामना है वो करना पड़ सकता है, ठीक है ना। अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो परिवार जो है वो द्वंद्व का क्या होता है, एक स्रोत होता है। उसके बाद मूल प्रवृत्तियां, बेसिक इंस्टिंक्ट। उसके बाद है मूल प्रवृत्तियां यानी कि बेसिक इंस्टिंक्ट। व्यक्ति में दो मूल प्रवृत्ति होती है, जीवन और मृत्यु मूल प्रवृत्ति। ये किसने बताया था, ये बताया था, एक मिनट, हाँ जी, व्यक्ति के अंदर दो मूल प्रवृत्ति होती है। एक तो, एक मिनट, फ्राइड ने, ये किसने बताया था, फ्राइड ने बताया था कि जो मूल प्रवृत्तियां दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती है जीवन मूल प्रवृत्ति, जीवन, और एक होती है मृत्यु मूल प्रवृत्ति, मृत्यु मूल प्रवृत्ति। अब मूल प्रवृत्ति क्या होती है, जो जन्म से ही हमारे साथ जुड़ी हुई है, जो जन्म से हमारा स्वभाव है ना, हमारे साथ जुड़ी हुई है, वो हमारी मूल प्रवृत्ति है, बेसिक बात है, उसको बदला नहीं जा सकता। जीवन मूल प्रवृत्ति क्या होती है, जैसे एक दो भाई हैं, उनमें से एक भाई हमेशा घरों को बनाता है, जैसे मिट्टी से, दोनों छोटे छोटे हैं, गिल्ली करके मिट्टी को और घर बनाता है, तो उसके अंदर जीवन मूल प्रवृत्ति है। एक दूसरा भाई उसी का, वो जो भी वो बनाता है उसको तोड़ देता है, उसके अंदर मृत्यु मूल प्रवृत्ति है। फ्राइड ने मूल प्रवृत्ति जो है वो दो प्रकार की मानी है, एक तो जीवन मूल प्रवृत्ति और दूसरी होती है मृत्यु मूल प्रवृत्ति। जीवन मूल प्रवृत्ति निर्माण के साथ जुड़ी हुई है, कोई घर बनाएगा, कोई चार्ट बनाएगा, कोई चित्र बनाएगा, कोई खिलौना जोड़ देगा, ये जीवन मूल प्रवृत्ति होती है। और जो मृत्यु मूल प्रवृत्ति होती है ना, वो विध्वंस को जन्म देती है, विनाश को, नाश को जन्म देती है। जो मृत्यु मूल प्रवृत्ति होती है वो विध्वंस को, वो नाश को जन्म देती है। जैसे खिलौनों को तोड़ देना, कोई चित्र बना दिया उसको फाड़ देना, ठीक है ना, कोई वस्तु गंदी कर देना। तो हर एक व्यक्ति के अंदर या तो जीवन मूल प्रवृत्ति पाई जाएगी या मृत्यु मूल प्रवृत्ति पाई जाएगी। ये एक दूसरे की विरोधी है, इनमें असंतुलन पैदा होगा तो द्वंद्व पैदा होगा, सीधी बात है, और एडजस्टमेंट करने की समस्या आएगी, समायोजन की क्या आएगी, समस्याएं आएंगी। उसके बाद व्यक्तिगत असफलताएं, व्यक्तिगत क्या असफलताएं, कि व्यक्तिगत असफलताओं के परिणाम स्वरूप भी हीन भावना पैदा होती है। जैसे एक व्यक्ति है, वो बार बार पेपर दे रहा है लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा, हीन भावना पैदा हो गई, फिर दूसरों से चिढ़ने लगा, धीरे धीरे लड़ने लगा, झगड़ने लगा, ठीक है। अब किसी ने बिजनेस शुरू किया, अच्छा मोटा रुपया लगा दिया, बिजनेस चला नहीं, तो धीरे धीरे मन के अंदर क्या आ जाएगी, मन के अंदर एक विशेष प्रकार का चिड़चिड़ापन, लड़ाई झगड़े का जो बात है ना, वो मन के अंदर आ जाती है, ठीक है। उसके बाद देखो जी, संस्कृति, हमारी जो कल्चर है, संस्कृति का फैलाव भी होता है जो कि द्वंद्व का कारण है। जब एक संस्कृति के लोग अपनी उस संस्कृति के अनुसार चलते हैं, अन्य व्यक्ति दूसरी संस्कृति को पसंद करता है, तो द्वंद्व तो होगा ही। एक व्यक्ति तो एक संस्कृति को पसंद करता है, दूसरा व्यक्ति दूसरी संस्कृति को पसंद करता है, तो आपस में द्वंद्व होता ही होता है, ठीक है ना। तो संस्कृतियों के कारण भी क्या आता है, द्वंद्व आ जाता है। उसके बाद आर्थिक कठिनाइयां, उसके बाद क्या है, आर्थिक कठिनाइयां, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। वैवाहिक जीवन में आर्थिक परेशानियां आती जाती रहती हैं, वैवाहिक जीवन है, आर्थिक परेशानियां तो आएंगी, धन से संबंधित, मतलब पैसों की कमी हो जाती है, जरूरतें पूरी नहीं हो रही, तो इसके कारण द्वंद्व हो जाता है, जिससे दूर करना बहुत आवश्यक है, वरना जीवन भर कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अगर वैवाहिक जीवन के अंदर आर्थिक कठिनाइयां आ रही हैं, जरूरतें पूरी नहीं हो रही, तो इनको दूर करना बहुत आवश्यक है। अगर वो नहीं करेंगे तो पूरा जीवन ही अंधकार में हो जाएगा, पूरा जीवन स्पॉइल हो जाएगा, एकदम नष्ट हो जाएगा, ठीक, क्लियर। उसके बाद देखिए, अगला है हमारा कि जो द्वंद्व होता है वो चेतन स्तर पर भी होता है, मुख्य रूप से चेतन स्तरीय होता है। तो कूर्ट लेविन ने क्या कहा था, अकार्य चित्रों का प्रयोग किया था, इन चित्रों के माध्यम से हमारे जो भीतर द्वंद्व है उसको आसानी से समझा जा सकता है। ये कहता है जो द्वंद्व है ना हमारे भीतर, उसको आसानी से समझा जा सकता है।
ठीक है, आकारीय चित्रों यानी कि टोपोलॉजिकल डायग्राम बनाया था किसने? कूर्ट लेविन ने। क्या कहता है कि द्वंद कितने प्रकार का होता है, कि जो कूर्ट लेविन है उसने सबसे पहले टोपोलॉजिकल डायग्राम बनाया था, यानी कि आकारीय चित्र बनाए थे, और इन चित्रों के माध्यम से अंतर्द्वंद को हम समझ सकते हैं। ठीक है ना। तो जैसे द्वंद कई प्रकार के होते हैं, जैसे उपागम उपागम अंतर्द्वंद। नाम क्या है? उपागम उपागम अंतर्द्वंद। पहले प्रकार का तो ये होता है, दूसरा होता है परिहार परिहार अंतर्द्वंद, और तीसरा होता है उपागम परिहार अंतर्द्वंद। आप इंग्लिश में याद करो, ये वर्डिंग मुश्किल है। अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, तनाव कैसा? अप्रोच अप्रोच। परिहार अवॉइडेंस अवॉइडेंस, परिहार का मतलब क्या होता है? बचना, किसी बुरी स्थिति से बचना। उपागम का मतलब क्या होता है? चाहना, अप्रोच, यानी कि हमें जरूरत है उस चीज की, हम यहाँ बचना चाहते हैं। लेकिन एक द्वंद ऐसा भी होता है जहां हम चाहते भी हैं और बचना भी चाहते हैं, यानी कि जहां हम पाना भी चाहते हैं और हम बचना भी चाहते हैं। ठीक है ना, कोई चीज हमें चाहिए भी और नहीं भी चाहिए, दोनों बात हो जाती है। तो जो द्वंद होता है ना, वो 3 प्रकार का होता है। कूर्ट लेविन ने सबसे पहले ये करके बताया था। एक तो क्या? उपागम उपागम, अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। एक होता है अवॉइडेंस अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, और एक होता है अप्रोच और अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। तो पहला कौन सा? उपागम उपागम। देखो इनमें फर्क क्या है, देखो फर्क देखना आप ध्यान से, आपको अभी समझ में आ जाएगा। कोई इसके अंदर बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी। उपागम अप्रोच अप्रोच, व्यक्ति के सम्मुख 2 इच्छा होती है भाई। इच्छा कितनी होगी? 2 होगी। जैसे आपका कल को टीचिंग लाइन के अंदर भी हो जाए, आप एक टीचर ही बन जाओ, यहाँ भी सिलेक्शन हो जाए, और आपका जो सिलेक्शन है ना वो क्लरिकल पोस्ट पर भी हो जाए। अब आप टीचर भी बनना चाहते हो और क्लर्क भी बनना चाहते हो, यानी कि आप चाहते हो कि मैं बच्चों को पढ़ाऊं, है ना, मेरी इच्छा है बच्चों को पढ़ाने की, और आप ये भी सोचते हो कि भाई क्लर्क में आराम से बैठ के मैं काम करता रहूंगा, मुझे ज्यादा बोलना नहीं पड़ेगा। तो इसको हम अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। यानी कि 2 इच्छाएं हैं सामने, दोनों आपको सही लग रही हैं। आपके सामने एक साइड बर्फी रखी है और एक साइड लड्डू रखे हैं। आपको तो बर्फी भी अच्छी लगती है, लड्डू भी। वो कहता है कि दोनों में से एक चीज खानी है, मैं कह दूं दोनों में से एक चीज खानी है, या बर्फी खा ले चाहे लड्डू खा ले। आप कहोगे मैडम मेरे को तो दोनों अच्छी लगती है, दोनों खाना चाहता हूं। दिमाग में क्या हो जाएगा? तनाव उत्पन्न हो, वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, द्वंद हो जाएगा। तो देखिए 2 इच्छाएं होती हैं, दोनों ही व्यक्ति अपने आकर्षित करती हैं, क्योंकि दोनों की ओर ही धनात्मक लक्ष्य होते हैं। एक इच्छा को प्राप्त करता है तो दूसरी अधूरी रह जाएगी। अगर एक इच्छा को लड्डू खा लिए तो बर्फी खानी अधूरी रह जाएगी। आपने टीचर बन गए तो क्लर्क वाली अधूरी रह जाएगी। तो उसमें निराशा का भाव उत्पन्न हो जाएगा। अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो व्यक्ति के अंदर निराशा का जो भाव है वो क्या हो जाता है? उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना। जैसे 2 समान रूप से आकर्षक चलचित्रों से एक की चयन। चलचित्र कैसे? 2 फिल्म लगी है, आपको ये कहा जा रहा है एक ही फिल्म देख सकते हो, चाहे तो ये देख लो चाहे ये देख लो, दोनों ही पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, इसको भी चाहता है इसको भी चाहता है, द्वंद पैदा हो गया। दोनों फिल्में देखना चाहता है, लेकिन देखी जाएगी तो एक, अब एक को देख लेगा, दूसरे के मन में फिर भावना हो जाएगी ये तो मैंने देखी नहीं। इस प्रकार के संघर्ष में टप्स का प्रयोग किया जाता है। व्यक्ति थोड़ा सा अपना जीवन देश लाइफ स्पेस में परिवर्तन करके संघर्ष से बच सकता है। चलो एक तो देख लिया, फिर कभी देख लेंगे। यह भी संभव है कि दोनों इच्छाओं में जिसका वेक्टर अधिक शक्तिशाली होंगे उसकी तरफ बढ़ेगा। ठीक है ना। जैसे 2 फिल्म है तो आपको जो ज्यादा अच्छी लगेगी आप उसकी तरफ बढ़ोगे। लड्डू बर्फी में से एक का सिलेक्शन करना होगा तो आप या तो लड्डू ज्यादा अच्छा लगता है तो लड्डू ले लेंगे, बर्फी लगती है तो बर्फी ले लोगे। तो एक की तरफ बढ़ना पड़ेगा। उदाहरण के लिए एक लड़की को वर चुनने में, एक लड़की को वर चुनने में दिक्कत हो रही है। अभी एक लड़की को वर चुनने में क्या हो रही है? दिक्कत। कैसे? एक तो जो है IAS अधिकारी है, IAS, एक तो IAS अधिकारी है और दूसरी तरफ IPS है। एक लड़की है, 2 रिश्ते आए हैं, एक तो IAS है और एक IPS है, तो वो कौन सा चुनेगी बताओ? दोनों ही बढ़िया हैं, दोनों ही बड़ी पोस्ट है, तो दोनों ही आकर्षक है। ठीक है ना। तो उस समय उसकी मानसिक उलझन हो जाती है कि वह किसे स्वीकार करे और किसे अस्वीकार, तो उसके मन के अंदर एक द्वंद हो जाता है। ठीक है ना। उसके अंदर क्या हो जाता है? एक द्वंद। कैसे?
जैसे देखो डायग्राम में एक नवयुवती है, पॉजिटिव लक्ष्य है, आईएएस अधिकारी, आईपीएस, लेकिन यहां पर निर्णय नहीं ले सकती, तो क्या हो गया, अंतर्द्वंद हो गया। इन दोनों में निर्णय नहीं लिया जा रहा, ये चुनूं या ये चुनूं, इससे शादी करूं या इससे करूं, बीच में फंस गई लड़की और क्या पैदा हो गया, अंतर्द्वंद पैदा हो गया भाई। क्लियर? उसके बाद देखो समझ में आ गया होगा। एक मिनट, व्यवहारिक जीवन में ऐसे बहुत से अवसर आते हैं हमारे पास जब व्यक्ति को दो समान रूप से आकर्षक लक्ष्यों में से एक को ही चुनना पड़ता है। ठीक है ना, एक को ही चुनना पड़ता है। ठीक है, बस आगे समझ में। आगे परिहार, परिहार ये तो वैसे ही है, ना भी लिखो तो भी कोई बात नहीं। परिहार, परिहार, अवॉइडेंस, अवॉइडेंस, कॉन्फ्लिक्ट। इसमें व्यक्ति के सामने दो ऋणात्मक लक्ष्य होते हैं भाई, और दोनों में एक समान विरोधी सदिश नेगेटिव वेक्टर होते हैं। दोनों काम नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसी स्थिति आती है एक को करना पड़ेगा। दोनों काम नहीं करना चाहता, अगला व्यक्ति दोनों ही काम नहीं करना चाहता। जैसे आपकी मम्मी कह दे चाहे तो घर की सफाई करवा दे, चाहे कपड़े धुलवा दे, आप कहोगे मम्मी ना तो मैं सफाई करवाना चाहता ना कपड़े। मम्मी कहेगी ये देखी चप्पल एक मारूंगी, या तो सफाई करवा या कपड़े धुलवा, यानी कि क्या हो गया, आप दोनों ही नहीं करना चाहते। ठीक है, ऐसी परिस्थिति में अगर व्यक्ति प्रथम लक्ष्य की ओर आकर्षित हो तो उसके ऊपर भयंकर स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और दूसरे की ओर आकर्षित हो तो भी उसे ऐसी स्थिति होती है भाई। जैसे एक बीमार बालक है, माँ ने कड़वी दवा लेने के लिए कहा है, उसके स्थान पर इंजेक्शन लगाने के लिए पूछती है। एक बच्चा बीमार है, उसकी माँ कहती है कड़वी दवाई है, एक इंजेक्शन बता कौन सा लगवाएगा, कड़वी दवाई खाएगा या इंजेक्शन लगवाएगा। लेकिन बच्चा दोनों ही नहीं लगवाना चाहता, एक तो क्या है कड़वी दवाई और एक क्या है इंजेक्शन, बच्चा दोनों ही नहीं लगवाना चाहता। तो यहां पर बच्चे के लिए ऐसी स्थिति क्या होगी, कष्टकारक होगी। बच्चे के लिए ऐसी स्थिति क्या होगी, कष्टकारक होगी। ठीक है, तो जैसे देखो भी व्यक्ति है, उसके बाद एक G1 लक्ष्य, एक G2, निर्णय नहीं ले पाता, अंतर्द्वंद हो गया। निर्णय अगर नहीं ले पाएगा तो क्या हो गया, अंतर्द्वंद हो गया। उसके बाद देखो दूसरे शब्दों में इस प्रकार का द्वंद जो है वो बड़ा भयानक होता है जब हम दोनों काम नहीं करना चाहते। ठीक है ना, इन व्यक्तियों में ईदम, ईड काफी होता है। ईड, ईगो के बारे में आपने नहीं पढ़ा। ईड होता है अहंकार की अवस्था। एक सैनिक युद्ध में अगर लड़े तो मरने का डर, ना लड़े तो कायरता, ना वो लड़ना चाहता ना वो नहीं लड़ना चाहता, तो परिहार, परिवार अंतर्द्वंद है। ठीक है ना, उसकी स्मृति समाप्त हो जाए किसी की, ठीक है ना, इस प्रकार के संघर्ष में यह भी संभव है उसकी स्मृति समाप्त हो जाए, लकवा का शिकार हो जाए। ठीक है, उसके बाद देखिए उपागम, उपागम, उपागम परिहार अंतर्द्वंद। उसके बाद है उपागम परिहार अंतर्द्वंद। इस में व्यक्ति का सम्मुख एक ही लक्ष्य होता है जिसे वह प्राप्त भी करना चाहता है, वह उससे दूर भी भागना चाहता है। व्यक्ति के सामने एक लक्ष्य होता है, उसको प्राप्त भी करना चाहता है और दूर भी उससे भागना चाहता है। दो विरोधी भाव बच्चे के किसी के अंदर पैदा होते हैं। जैसे एक युवक शादी भी करना चाहता है, क्योंकि शादी जो है हमारे सामाजिक जीवन का एक अंग है, हमें कोई भी व्यक्ति को शादी करनी पड़ती है, लेकिन साथ ही वो चाहता है कि उसकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी शादी करने के बाद। तो वो क्या हो गया, उपागम परिहार दोनों हो गया। शादी भी करना चाहता है और वो सोचता है कि शादी करने के बाद स्वतंत्रता मेरी बाधित होगी। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग उपागम परिहार अंतर्द्वंद बोलते हैं। जैसे व्यक्ति है, ठीक है ना, एक लक्ष्य है और एक ये वाला लक्ष्य है, तो निर्णय नहीं ले पा रहा, क्या हो जाएगा, अंतर्द्वंद हो जाएगा। एक होता है द्विस्तरीय परिहार, ये चौथा प्रकार का एक और इन्होंने दिया हुआ है, उसको भी पढ़ लेते हैं। परिहार द्वंद भी होता है। एक मिनट, जैसे कोई युवती है, दो ऐसे युवकों से संबंध का प्रस्ताव आते हैं, एक तो मनपसंद है लेकिन निर्धन है, दूसरा करोड़पति है लेकिन कुरूप है, तो वो किस तरफ जाएगी, ये भी उसके लिए द्वंद है। ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा, बड़ा आसान है और आपको याद जाएगा समझ में, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जहाँ दो स्तर का होता है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। इसके साथ ही आपका जो पहला पेपर है वो भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। आप इसको ध्यान से पढ़िए। पहले पेपर में कोई सिंगल क्वेश्चन भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो मैंने ना करवाया हो। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।